हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो दैट कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आज हमारे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम एपी के क्वेश्चंस करेंगे। एपी के ऑलरेडी हम पार्ट 3 के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो अब इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड होंगे। ऑल राइट, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो भी बनते हैं, विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट इन दिस सेशन। ऑल राइट, सो प्लीज आप अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल के बैठ जाइए और साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। So let's start without wasting more time. So this is the first question that is present in on your screen. It is a word problem type question. So let's first read it and then solve it. So a contract on construction job specifies a penalty for the delay of completion beyond a certain date. तो उन्होंने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का जिसके अंदर पेनल्टी लगेगी अगर डिले हुआ तो। ठीक है, तो उन्होंने पेनल्टी क्या बोला, अगर फर्स्ट डे डिले होता है तो 200 रुपीज लगेगा पेनल्टी का, अगर सेकेंड डे डिले होता है तो 250 रुपीज लगेगा, अगर थर्ड डे डिले होता है तो 300 रुपीज लगेगा, और पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि हर एक दिन ₹50 का अमाउंट प्रीसीडिंग डे से इंक्रीज होता जाएगा पेनल्टी के अंदर। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि कितनी मनी कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी अगर उसने काम को डिले कर दिया बाय 30 डेज। The contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. So now we have to कैलकुलेट कि अगर उन्होंने 30 डेज के लिए काम डिले किया है तो कितना अमाउंट वो पेनल्टी के लिए पे करेंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सपोज अभी तो हमें पता है कि हम एपी कर रहे हैं चैप्टर्स, तो ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्जाम में तो हमें चैप्टर का नाम नहीं लिखा था क्वेश्चन के आगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का है। तो हमें किस तरीके से किस अप्रोच से सोचना है कि ये एपी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पेनल्टीज अमाउंट लिखते हैं। पेनल्टी amount for first day कितना, 200 रुपीज। पेनल्टी अमाउंट फॉर सेकेंड डे कितना, 250 रुपीज। थर्ड डे के लिए कितना, 300 एंड सो ऑन इट गोज ऑन। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक एपी बन रहा है जो पेनल्टी का अमाउंट है 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये 30 डेज तक के लिए जो है हमारा काम डिले हुआ है। तो ये हमें ये तो पता चल गया कि ये एपी है, लेकिन हमें निकालना है टोटल अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा अगर काम 30 डेज के लिए डिले हुआ है। तो अगर उन्होंने पूछा होता कि 30th डे के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा तो हम इसमें टर्म निकालते, लेकिन हमें निकालना है टोटल पेनल्टीज जो 30 डेज के लिए पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेनल्टी अमाउंट contractor has to pay after 30 days is your sum of 30 terms, that is S30। ठीक है, तो हमें SN निकालना है, ये हमें पता चल गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें SN निकालना है तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं SN का, दैट इज N/2 2a plus n minus 1 times t। ऑल राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स का। अब ये जो AP हमने बनाया है, यहां से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, A की वैल्यू मिल रही है 200, हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से A2 minus A1 करके, दिस इज 250 minus 200 और ये आ जाएगा हमारा 50। ऑल राइट, अब हमें 30 डेज का के लिए निकालना है पेनल्टी अमाउंट, तो n की वैल्यू भी पता चल गई 30। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम अपने फॉर्मूला के अंदर। दिस इज 30/2 2 टाइम्स A प्लस 30 minus 1 टाइम्स D एंड ब्रैकेट क्लोज। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास S30 इज इक्वल्स टू 15 400 प्लस 29 इंटू 50।
So this will be 1450, and on adding we get 1850, and अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट S30 का 27,750। तो एट लास्ट हम अपनी कंक्लूडरी स्टेटमेंट लिखते हैं। Therefore, after delay for 30 days, contractor has to pay rupees 27,750. All right, so this is the answer of this question. So let's revise it once again. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब पेनल्टी, ठीक है, एंड 200 फर्स्ट डे की थी, 250 सेकेंड डे की थी, 300 थर्ड डे की थी, और हर एक दिन हमारी 50 रुपीज की पेनल्टी इंक्रीज होती जा रही है। तो अब हमें निकालना था कि मनी कॉन्ट्रैक्टर को जो देनी पड़ेगी एज द पेनल्टी अगर काम डिले हो गया 30 डेज के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने अपने पेनल्टी अमाउंट्स लिखे, फिर हमने देखा कि एक एपी सीक्वेंस बन रहा है। टोटल पेनल्टी अमाउंट निकालने के लिए 30 डेज का हमें S30 निकालना पड़ेगा। फिर हमने अपना SN का फॉर्मूला लिखा, SN के फॉर्मूले में के लिए वैल्यूज हमने निकाली, A निकाला, D निकाला, N निकाला, और S30 कैलकुलेट करके आ गया हमारा ये। All right, so this is the amount that contractor has to pay after 30 days as the penalty. All right, so let's move towards the next question. Now, a sum of rupees 700 is to be used to give the 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. So, अब एक स्कूल के पास टोटल रुपीज 700 है और उस 700 को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 कैश प्राइजेस में। ऑलराइट, अब जो कैश प्राइजेस मिलेंगे हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक को 100 रुपीज दे दो, ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज जो फर्स्ट आएगा उसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, जो सेकंड आएगा उसको थोड़ा सा कम उससे, देन जो थर्ड आएगा देन उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि 700 को अगर हमें 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है तो सबको 100 रुपीज दे दो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि इफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, तो हमें ये पता चल गया कि सपोज अगर जो फर्स्ट आएगा उसको 120 रुपीज मिलेंगे तो जो सेकंड आएगा उसको 20 रुपीज कम मिलेंगे, दैट मीन्स 100 मिलेंगे। फिर जो थर्ड आएगा उसको मिलेगा 80, देन जो फोर्थ आएगा उसको मिलेगा 60। तो इस तरीके से 20 रुपीज कम होते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो हमें निकालना है कि जो हमने 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए उसकी वैल्यूज क्या होगी। अब ये जो सम हमें दिया हुआ है, ऑलराइट, यहाँ पे ये सम वर्ड दिया हुआ है तो क्लिक करेगा आपको कि ये सम दिया हुआ है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन दैट व्हाई इट रिप्रेजेंट SN। ओके, तो अब हमारे पास जो है हमें 7 कैश प्राइजेस चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसको A1 मिला, सेकंड स्टूडेंट को A2 अमाउंट मिला, थर्ड स्टूडेंट को A3 मिला, फोर्थ स्टूडेंट को A4 मिला, A5, A6, A7 लाइक दैट। तो ये हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको मिला के जो भी कैश प्राइज इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उनका टोटल अमाउंट 700 के इक्वल है। तो व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट? दिस इज द सम ऑफ 7 टर्म्स दैट इज 700। ऑलराइट, और हमें ये भी पता है कि जो फर्स्ट आएगा स्टूडेंट उसको सेकंड वाले से 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है? -20। देन इनके बीच में कितना गैप है? -20। तो ये किसका काम कर रहा है? हमारा D का काम कर रहा है। तो हमें D भी पता चल गया, दिस इज -20। ऑल राइट, अब हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? n/2 2 टाइम्स A प्लस n-1 टाइम्स D। ऑल राइट, तो हमने ये फॉर्मूला जो है यूज कर लिया। अब हमें S7 दिया हुआ है तो हम n की वैल्यू 7 रख देते हैं अपनी इक्वेशन में। A हमें नहीं पता है, N हमें पता है और D हमें पता है, दिस इज -20।
तो जो S7 है ये कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में 700, लेट्स पुट इट। अब एक 2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ जाके सॉरी डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई एंड 7 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड, और ये आपको मिल जाएगा 2a + 6 टाइम्स -20। ऑल राइट, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 एंड दिस विल बी कैंसिल एंड विल गेट 200। इधर आ जाएगा हमारा 2a - 120। तो अब ये माइनस का है, इधर इसको हम ले जाएंगे प्लस कर देंगे, तो हमें मिल गया 2a = 320। तो a आ जाएगा हमारा 320/2 दैट इज 160। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वाला कैश प्राइस, फर्स्ट जो आएगा उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 160 मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट आया उसको कितना मिलेगा, तो 160, तो फिर जो सेकंड आएगा उसको 20 रुपीज कम मिलेंगे, दैट मीन्स 140। देन 20 रुपीज कम मिलेंगे, दैट मीन्स 120। फिर 20 रुपीज कम मिलेंगे 100, फिर 20 रुपीज कम मिलेंगे 80, फिर 20 रुपीज कम मिलेंगे 60, देन 20 रुपीज कम मिलेंगे 40। तो ये हमारे 7 कैश प्राइजेस हो गए। ये वाला फर्स्ट कैश प्राइस, सेकेंड कैश प्राइस, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। मतलब जो बच्चा 7th आएगा उसको 40 रुपीज मिलेंगे और जो फर्स्ट आएगा उसको 160 मिलेंगे। इस तरीके से हमने अपने 7 कैश प्राइजेस की वैल्यूज निकाल ली। ऑल राइट, तो इसके अंदर ये जो 700 था ये किसका काम कर रहा है? S7 का काम कर रहा है, दिस 700। एंड 20 रुपीज जो कम है वैल्यू वो किसका काम कर रहा है? D का। और हमें हर एक कैश प्राइस की वैल्यूज निकालनी थी, तो हमने यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले की कैश प्राइस की वैल्यूज निकाली एंड देन बाकियों की वैल्यूज हमने निकाल ली कि जो भी बच्चे टॉप 7 के अंदर होंगे उनको कितना अमाउंट मिलेगा एज द कैश प्राइस है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। Now this is question number 3. Let's start it. In this question, it's given that in a school, students thought of planting trees in and around the school. ठीक है, तो students ने सोचा कि भाई प्लांट करना है हमें trees को स्कूल के आसपास ताकि एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ट्रीज जो भी ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मीन्स अगर फर्स्ट क्लास है तो वो एक पेड़ लगाएगी, सेकेंड क्लास है तो वो 2 प्लांट्स लगाएंगे, थर्ड क्लास है तो वो 3 प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, इन विच दे आर स्टडिंग। And section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on class 12th. And there are 3 sections of each class. Now suppose अगर फर्स्ट क्लास है तो उनके 3 सेक्शंस है A, B, C. अब फर्स्ट क्लास को एक प्लांट लगाना है, मतलब फर्स्ट A एक प्लांट लगाएगी, फर्स्ट B एक प्लांट लगाएगी, फर्स्ट C एक प्लांट लगाएगी। तो टोटल मिला के कितने प्लांट्स लगाएगी? फर्स्ट 3 प्लांट्स। अगर हम सेकेंड क्लास की बात करें तो सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं A, B, C। क्योंकि बच्चे सेकेंड क्लास में तो हर एक क्लास को 2 पेड़ लगाने हैं, तो अगर सेकेंड ए 2 प्लांट्स लगाएगी, सेकेंड बी 2 प्लांट्स लगाएगी, सेकेंड सी 2 प्लांट्स लगाएगी, तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए? 3 प्लांट्स हो गए, सॉरी 6 प्लांट्स हो गए। ऑल राइट, अगर हम थर्ड क्लास का निकालेंगे तो थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, ए बी सी हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। तो थर्ड क्लास 3 प्लांट्स लगाएगी, थर्ड बी 3 प्लांट्स लगाएगी, थर्ड सी 3 प्लांट्स लगाएगी, तो टोटल आ जाएंगे 9 प्लांट्स। और ये सिनेरियो इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम गए 12th क्लास की तरफ तो 12th क्लास के हमारे पास 3 सेक्शंस है A, B, C। तो 12th है 12 प्लांट्स लगाएगी, 12th भी 12 प्लांट्स लगाएगी, 12th C 12 प्लांट्स लगाएगी, तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए? 36 प्लांट्स हो गए। ऑल राइट, तो हमें तो ये निकालना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मीन्स ओवरऑल हमें निकालना है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो इट लुक्स लाइक एन एपी। एक एपी फॉर्म हो रहा है कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हमारे प्लांट हुए हैं, number of trees planted will make a sequence, that is arithmetic progression. तो first 3, then 6, then 9 and it will goes up to 36. तो ये हमारे पास एक एपी सीरीज है, क्योंकि हमें ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्टूडेंट्स ने कितने करे प्लांट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, ये आप कैसे निकालोगे? सम से निकालोगे। एंड सम आप किसका करोगे? सम आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 12 क्लासेस है उनका। तो अगर हम बात करें इस एपी की तो इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3,
डी हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 6 माइनस 3, दैट इज 3। ऑल राइट, और ये हमारे पास जो nth टर्म है ये लास्ट टर्म का काम करिए, ये हो गया 36। एंड हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, 12 क्लासेस आर देयर, तो n की वैल्यू हो गई 10, 12। ऑल राइट, तो अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2, a की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 36 है, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 39। तो S12 आ जाएगा हमारे पास 234। सो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड is equals to 234. So this is your answer. This total number of trees planted is 234. तो यहाँ से जो हमने एपी बनाया दैट्स इम्पोर्टेंट। ऑल राइट, तो एपी हमने किस तरीके से बनाया, दैट सिचुएशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू वंस गेट द सिचुएशन कि हमने एपी बनाया कैसे है, हमारा एपी क्या है, तो फिर तो आप फॉर्मूला लगा के अपना सम इजली निकाल सकते हो। ठीक है, so let's move towards the next question, which is a very good question. This is a fourth question. Now it's the figure is given, ठीक है, on the screen। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे सेमी सर्कल्स टाइप बन रहे हैं। Let's read the question first of all and understand it. A spiral is made up of successive semicircles। तो उन्होंने बोला कि स्पाइरल्स हैं और इन स्पाइरल्स को सेमी सर्कल से बनाया, लाइक दिस इज द फर्स्ट सेमी सर्कल फ्रॉम लाइक दिस। ठीक है, बट द सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो सेंटर है ए इस वाले सेमी सर्कल का, देन जो इसके दूसरे वाला सेमी सर्कल होगा उसका सेंटर हो जाएगा बी, और फिर ये बड़ा वाला सेमी सर्कल का सेंटर है, देन नीचे वाले सेमी सर्कल का सेंटर बी। तो इस तरीके से सेंटर ए चल रहा है। अगर हम सेंटर ए की बात करें तो हमारा ये जो सेंटर ए है, ये जो छोटा वाला सेमी सर्कल यहाँ पर बनेगा सेंटर ए को लेके, इसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 0.5, फिर आ रहा है 1, देन 1.5, देन 2, बिकॉज जैसे जैसे पहले ही छोटे वाला सेमी सर्कल था तो रेडियस 0.5 आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेमी सर्कल आया, तो अब रेडियस पहले 0.5 था, अब रेडियस हो गया हमारा 1, देन अब बड़ा वाला सेमी सर्कल आया तो ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। ऑल राइट, तो इस तरीके से उन्होंने हमें रेडियस की वैल्यूज दी हुई है। अब उन्होंने टोटल लेंथ बोला स्पाइरल की कितनी होगी अगर हमने 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, मतलब 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स को इस तरीके से हमने किया तो हमें टोटल लेंथ निकालनी है। दे आर नॉट आस्किंग कि जो 13th सेमी सर्कल होगा उसकी क्या लेंथ होगी, दे आर आस्किंग कि टोटल जो लेंथ होगी स्पाइरल्स की 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की वो कितनी होगी। तो ये जो फिगर के अंदर L1, L2, L3, L4 दिया हुआ ये लेंथ ही है ईच सेमी सर्कल की। दिस L1 represents the length of the semicircle 1, L2 represents the length of the semicircle 2, in the same way L3 represents the length of the semicircle 3। तो इस तरीके से जो ये है चल रहा है। ऑल राइट, तो अगर हम इसको अपना इक्वेशन फॉर्म के अंदर डेवलप करें, क्योंकि हमें ये तो दिख रहा है कि रेडियस का जो ये है ये सीक्वेंस ये भी बना रहा है, लेकिन हमें तो लेंथ चाहिए ना, रेडियस से अभी हमें डायरेक्टली कुछ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। ऑल राइट, तो अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल का πr हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr1। ठीक है, इन द सेम वे लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल ये हो जाएगा πr2। इन द सेम वे चलता रहेगा। और अगर हम बात करें 13th सेमी सर्कल की, that will be πr13 and that's not given to you, the what's the radius of the 13th one। okay, तो अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी है अपनी स्पाइरल की, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल अगर उसमें 13 सेमी सर्कल्स हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस L2 सारी की सारी लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, जो भी हमारी 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ आएगी। सो दिस इज πr1
पाई R2, पाई R13। अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो आई विल लेफ्ट विद R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स में समझें, जो हमें रेडियस दिए हुए थे वो क्या दिए हुए थे, 0.5, देन 1.0, 1.5 एंड सो ऑन। तो इसका जो रेडियस का सीक्वेंस है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, यस, जिसके अंदर ए हो जाएगा हमारा 0.5, डी हम इजिली निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 करके, दिस इज 1 माइनस 0.5, और ये आ जाएगा हमारा 0.5। ए की वैल्यू निकाल ली हमने, डी की वैल्यू निकाल ली, एन हमें पता है 13 है हमारे पास स्पाइरल्स। ठीक है, तो अब R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं S13 को। तो मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, Sn का। तो Sn हो जाएगा हमारे पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। ऑलराइट, तो ये हो गया Sn का फॉर्मूला। अब हमें 13 टर्म्स की बात हो रही है, तो n की वैल्यू हम रख देंगे 13, a रख देंगे 0.5, n रख देंगे 13, और d कितना है हमारा 0.5। ठीक है, पहले हम S13 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 13/2 एंड दिस इज 1 प्लस 12 इंटू 0.5। This comes out to be 13 and 1 plus 12 by 1 plus 6. So this is 13 into 7/2. तो ये आ गया हमारा S13। लेकिन जो हमें टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ कितनी है, पाई टाइम्स S13 है ना। तो जो टोटल लेंथ हम लिखेंगे वो क्या आएगी, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी होगी हमारी, पाई S13। ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो हमने बनाई थी, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और S13 हो गया 13 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया। 11 एंड 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, या ऑलराइट, तो ये आ गया 143 सेंटीमीटर। तो हमें इसके अंदर टोटल लेंथ निकालनी थी स्पाइरल की। अगर स्पाइरल के अंदर कितने कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं, 13, तो वो हमने निकाल लिया 143 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हमें रेडियस को प्लस नहीं करना, हमें लेंथ सेमी सर्कल्स की निकालनी है, जिसमें से पाई जब कॉमन आए तो अंदर का सीक्वेंस जो रेडियस का था वो क्या बना रहा था, एपी, और उधर से हमने S13 निकाला। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। Now let's move towards the fifth question. I hope so that you are getting it. All right, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ऑल दो डिफिकल्ट नहीं है, बस ये क्वेश्चन से फैमिलियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें 3 आवर्स के अंदर 3 आवर के स्पैन में हमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट एज वेल कि हर एक क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज होगा। तो प्रैक्टिस इसलिए कही जाती है कि अगर हम पहले से अपनी थिंकिंग को डेवलप कर लेंगे, माइंड में उस चीज़ की प्रोसेसिंग, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा ब्रेन जल्दी काम करेगा। बिकॉज एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे, तो टाइमली करना है वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, बिकॉज देयर आर ओनली 3 आवर्स टू यू। ठीक है, तो 3 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को सोचना भी है, उसको ढंग से रिप्रेजेंट भी करना है, कैलकुलेशंस का भी ध्यान रखना है। तो दैट्स वाई मैथ्स नीड प्रैक्टिस, ओके, बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन यू विल लर्न समथिंग न्यू। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया टेक्टिक्स या फिर टेक्निक यूज होती है। ऑलराइट, सो नाउ द क्वेश्चन इज 200 लॉग्स वर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये लॉग्स उन्होंने लगा रखे हैं इस तरीके से, आप डायग्राम में देख सकते हो। जो सबसे नीचे वाली रो होगी इसमें सबसे ज्यादा लॉग्स हैं, देन ऊपर वाली रो में एक कम हो गया, देन कम हो गया। ठीक है, तो 20 लॉग्स लगा रखे उन्होंने बॉटम के अंदर, यहाँ पर 20 लॉग्स है, देन इससे ऊपर वाली रो में है 20, 19 एंड देन 18 एंड सो ऑन, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि टोटल 200 लॉग्स है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि भाई टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स तो 200 है। तो अब इन 200 लॉग्स को हमें स्टैक करना है इस तरीके से। ठीक है, कि नंबर ऑफ लॉग्स अगर हम फर्स्ट में देखें तो 20 है, दूसरी वाली में 19 है, देन 18 है,
एंड आई डोंट नो कितनी रोज लगेंगी यहाँ पर, ठीक है, ताकि 200 लॉग्स जो है स्टैक हो जाए। तो ये एक एपी सीरीज बन रही है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डी, तो ये आ जाएगा हमारा -1, बिकॉज हर एक सक्सीडिंग रो के अंदर एक लॉग कम लग रहा है, तो -1, ठीक है। और ये 200 किसका काम करेगा? SN का काम करेगा, बिकॉज टोटल 200 लॉग्स है जिसको हमें रोज में अरेंज करना है। अब मैंने यहाँ पर n क्यों बोला? क्योंकि आई डोंट नो दैट कि कितनी रोज हमें चाहिए, और यही हमें निकालना है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर जो हमें फाइंड करना है वो n फाइंड करना है, और जो लास्ट वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, मतलब nth टर्म फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। अब जो चीज हमें फाइंड करनी होती है वो तभी निकल पाती है जब हमें जो गिवन है उससे हम कुछ अपनी इक्वेशन बनाएं, ठीक है। तो जैसे कि हमें SN दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और SN हमें कितना दिया हुआ है? SN हमें दिया हुआ है 200। सो लेट्स डेवलप द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इट। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज n/2 2a plus n-1 टाइम्स t। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 200 है। नंबर ऑफ रोज नहीं पता, a पता है 20 है, n नहीं पता, d पता है -1 है। तो ये हो जाएगा 400, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया 40 -n + 1, -1 अंदर मल्टीप्लाई, 400 n 41 -n। अब इस n को इंटरनली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 41n - n² = 400। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, माइनस का यहाँ जाके प्लस, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, और ये अपनी जगह पे रहा तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो हमें ये वाली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ओके, सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, so if this is the equation I have, then what should I do? n की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें 400 के इस तरीके से फैक्टर्स चाहिए, तो 400 के फैक्टर्स लेना स्टार्ट करते हैं। 200 2 100 2 52 then 25 5 then 5 5। all right, तो ये हमने फैक्टर्स ले लिए। नाउ वी हैव टू अरेंज इन सच अ वे सो दैट वी गेट 2 फैक्टर्स whose product should be 400 and somewhat difference should equivalent to 41। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम ये करें 2 2 और इन चारों का ले ले, तो इधर से हमारा 16 आएगा और इधर आएगा हमारा 25। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट 400 आएगा, बट अगर हम इन्हें प्लस कर रहे हैं तो 5 + 6 यहाँ 41 आ रहा है, ठीक है। तो हमें अपने 2 फैक्टर्स मिल गए, 16n + 25 है। ऑलराइट, तो अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें से n कॉमन अगर लोगे तो n - 16 बचेगा। इसमें से -25 कॉमन लोगे तो बचेगा n - 16। ऑलराइट, तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, n - 16 n - 25। तो n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 16 एंड 25। अब क्योंकि n की हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब n की 2 वैल्यूज हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, तो रिजेक्ट हम किस तरीके से करेंगे? तो अब हम nth टर्म निकालते हैं, बिकॉज n तो चलो अगर हम ये दोनों कंसीडर करके चलते हैं तो अब हम nth टर्म निकालेंगे। हम निकालते हैं a16। अगर हम 16th रो कंसीडर करके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा a + 15d। फर्स्ट टर्म थी हमारी 20 और d था हमारा -1, तो ये आ जाएगा 5। मतलब अगर हम नंबर ऑफ रो 16 लेके चल रहे हैं तो लास्ट रो में हमारे कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। अगर हम a25 निकालते हैं तो ये आ जाएगा a + 24d। दिस इज 20 + 24 टाइम्स -1। 20 - 24 is -4, which is not possible, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। अगर मैं बोलूँ 25th रो में -4 लॉग्स है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दैट्स वाई हम 25 को रिजेक्ट कर देंगे
एंड 16 इज द एक्सेप्टेबल आंसर। ऑल राइट, तो हमारी रोज हो गई 16 एंड 16th रो में कितने लॉग्स हो गए 5। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ रोज हमें कितनी चाहिए 16 टोटल लॉग्स को अरेंज करने के लिए, एंड नंबर ऑफ लॉग्स जो हमारे 16th रो में है, number of logs in 16th row means A16। तो ये कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 5। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये रिजेक्ट हमने किस तरीके से किया, आई होप सो दैट यू गेट दैट, क्योंकि हम इधर तो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने आगे एन टर्म कैलकुलेट करके देखी, बिकॉज वो हमें क्वेश्चन में निकालना था, तो दैट मीन्स हमने उस बेसिस पे देन अपना रिजेक्ट किया वैल्यूज को। ऑल राइट, ओके, क्लियर है क्वेश्चन? सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Although these all questions belongs to your 5.3 textbook NCERT textbook, all right। तो जो 5.3 एक्सरसाइजेस पे बेस्ड हमने although सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने इन्हीं को प्रेफर किया डिस्कस करना इंस्टेड ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस। ऑल राइट, बिकॉज इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स हैं और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू है, तो सारे के सारे जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और एक तरीके से एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दैट्स वाई हमने प्रैक्टिस सेशन के अंदर ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आपकी एनसीईआरटी 5.3 से ही पिक किए हैं। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हम देख भी रहे हैं फिगर के अंदर कि बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब जो बकेट और फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे जो रखा है पोटैटो, उसके बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर, एंड जो आगे के पोटैटोज है इनके बीच में डिस्टेंस 3 चलता जा रहा है। ठीक है, देर आर 10 potatoes in the line. So how many potatoes are there? There are 10 potatoes. So a competitor starts from the bucket. तो अब एक competitor bucket से start करेगा, सबसे पहले वो first potato के पास जाएगा, उसको पिक करेगा, देन वो बकेट के पास वापस आएगा एंड उसको ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो, तो कितना होगा 3 मीटर, सॉरी 5 मीटर उसको उठाने का, इधर जाने का, एंड 5 मीटर वापस का, तो 5 + 5 कितना हो गया, एक पोटैटो के लिए डिस्टेंस 10। इन द सेम वे लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप सेकेंड पोटैटो। तो अब सेकेंड पोटैटो की तरफ जाना है, सेकेंड पोटैटो की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, 5 + 3 8 मीटर्स उठाने का एंड 8 वापस जाने का, तो 8 + 8 विल बी 16 meters. All right, if we calculate distance covered to pick third potato, तो ये कितना होगा, थर्ड वाले की बात करते हैं, 5 + 3 + 3, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया 11। 11 उसको पिक करने का एंड 11 मीटर देन ड्रॉप करने का, तो थर्ड पोटैटो का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 11 + 11 दैट इज 22 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है कॉम्पिटिटर ने, वो एक एपी सीक्वेंस बन रहा है। ऑल राइट, एंड अब हम देखते हैं एक्चुअली में हमें निकालना क्या था कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कॉम्पिटिटर को करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि 10 पोटैटोस को पिक करना है देन ड्रॉप करना है और एक एक करके करना है। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर
pick and drop 10 potatoes is equal to S10. फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस, सेकंड का डिस्टेंस, थर्ड का डिस्टेंस सबको प्लस करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे SN का, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। तो S10 के लिए n की वैल्यू हो गई 10 और इस AP में a कितना आया 10 और d कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore total distance covered by competitor is equals to 370 meters. So this is your answer. All right. This is the answer of this particular question in which they are asked to find the total distance the competitor has to run. ठीक है, to pick up the 10 potatoes. तो हमने पहले फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस निकाला, फिर सेकंड का निकाला, देन थर्ड का निकाला। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट कि ये सीक्वेंस एक एपी फॉलो कर रहा था। तो फिर अब एपी में तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है हमारे लिए सिंपल होता है, क्योंकि हमारे पास SN का फॉर्मूला है जिसको कैलकुलेट करके हमने S10 निकाल लिया और S10 की वैल्यू आ गई हमारे पास 370 meters. That is the total distance. All right. So this is the question. Now next move towards the next question. This is question number 5, I guess. It's 6th question. All right. It is 6th. Now let's move towards the 7th question of the practice session. I hope so that you people are enjoying the questions. All right. So एक अच्छा question लेते हैं. Find the sum of n terms of the series this and this. All right. So this is the series we have and we have to find the sum of the series, sum of n terms. So we look at the series, what we have observed. ठीक है, तो अगर हम 4 सारी टर्म्स में आ रहा है तो 4 को अगर हम अलग ले लें, ये कितनी टर्म्स हैं n टर्म्स है, तो मतलब 4 भी कितनी बार आ रहा है, हर टर्म में 4 होगा तो n टर्म्स में 4 होगा। -1 अपॉन n, -2 अपॉन n, -3 अपॉन n, इसको हमने अलग कर लिया। अगर हम 4 को n टर्म्स तक प्लस कर रहे हैं, इट्स लाइक अगर मैं 4 को 10 बार प्लस करूं तो 40 आएगा, 4 × 10 40। इन द सेम वे अगर मैं 4 को n टाइम्स प्लस करूं तो ये क्या आ जाएगा 4n। और इधर से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n, और ये भी हमारी कितनी टर्म्स हैं n टर्म्स है। ऑलराइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करें तो ये हमारा एक एपी सीक्वेंस है जिसमें हमें सम निकालना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लिख देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑलराइट, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 1/n, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं 2/n माइनस 1/n, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/n। तो अब हम अपना SN कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है हमारी। फर्स्ट टर्म है 1/n एंड दिस इज ऑल्सो 1/n। 1/n ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा 2 प्लस n माइनस 1।
तो ये आ जाएगा हमारे पास एस एन, एन एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एन प्लस 1. ऑलराइट, 2 - 1 is 1, तो n + 1. बट दिस इज नॉट द आंसर. ये तो हमारा एस एन आया है इस वाले एपी का, ये एस एन रिप्रेजेंट कर रहा था, बट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 4n - एस एन. एन हमने एस एन कैलकुलेट कर लिया ये, और इसको इधर पुट कर देते हैं. अब इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास 8n - n - 1/2 Sn - 1/2. So this is the answer. Alright, जिसके अंदर हमें पूरी सीरीज का सम निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एपी बन रहा था उसका सम हमने अलग से कैलकुलेट किया एंड इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया क्योंकि इसमें 4n भी आ रहा था. ठीक है, एक अलग सीक्वेंस है, ये एक अलग सीक्वेंस है. Alright, now next question is, this is question number 7th. Question number 8th. Now the question number 8th is, if mth term of an AP is 1/n and nth term of an AP is 1/m. So we have to show that mth term is 1. These type of questions are very popular for exam point of view. Let's start solving it. Mth term of an AP is 1/n. And nth term of an AP is 1/m. Alright, तो हमें जो शो करना है, ये तो है हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन. एंड हमें शो ये करना है कि एमिनेट टर्म, जो भी हमें टर्म निकालनी होती है वो सबस्क्रिप्ट में आती है, एमिनेट टर्म शुड 1. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ. अब हमें टर्म्स गिवन है यहाँ पे, तो हम एनेट टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनेट टर्म? दैट इज a + n - 1 × d. तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये हमारा 1/n है, क्वेश्चन में हमें mth टर्म दी हुई है, तो a + m - 1 × d, और ये कितना दिया हुआ है 1/n. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. हमें nth टर्म दी हुई है, तो ये हो जाएगा a + n - 1 × d. जो भी यहाँ लिखा होता है वो n की वैल्यू होती है. ये है हमें दिया हुआ है 1/m. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब आप इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो a + m - 1 × d and a + n - 1 × d, 1/n = 1/m. सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करने पड़ेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए. तो ये हो गया कैंसिल. यहाँ पे हमारे पास बचा dm - d, dn - d. ठीक है, इस d को इंटरनली मल्टीप्लाई कर लिया. यहाँ बचा 1/n - 1/m. ऑलराइट, तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. और इधर हमने एलसीएम ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके. dn d कैंसिल हो गया. dm और dn में से हम d कॉमन ले लेते हैं.
m माइनस n कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी में भी पुट करके a निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें दो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, a एंड d। तब हम पुट करते हैं value of d in equation 1. So this is a plus m minus 1 into d की वैल्यू रख दी, और ये हमारा 1/n। तो अब इस 1/n को जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/n बचेगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ये। अब ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस, तो a आ गया 1/mn। जब a और d की वैल्यू निकाल दी हमने तो हमें एमिनेट टर्म निकालनी है, तो उसको भी शो करना मुश्किल नहीं है। एमिनेट टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू भी यही है, एंड डी भी यही आया हमारा। इसको तो अंदर ले जाना पड़ेगा ब्रैकेट के। ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, एंड एट लास्ट एमिनेट टर्म जो है एपी की, वो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। और यही हमें शो करना था, दैट एमिनेट टर्म ऑफ एन एपी इज 1। Alright, so this is the answer. This is how we have proved this question. Now let's move towards the question number 9th. सेम क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा अलग चीज पूछते हैं। If mth term of an AP is 1/n and nth term is 1/m, जो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम। Show that sum of mn terms is half of mn plus 1। इसमें हमें mn टर्म निकालनी थी, यहाँ पर हमें सम ऑफ mn टर्म्स निकालना है, जिसको हमें ये प्रूव करना है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, तो वी कैन टेक दी हेल्प ऑफ द, पहले हम वही mn टर्म का लिखेंगे 1/n, फिर हम n टर्म का लिखेंगे 1/m। यहाँ से हमारी इक्वेशन आई थी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था। यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आई थी, फिर हमने इन्हें सॉल्व किया था। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली थी। a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/mn, एंड d की वैल्यू मिली थी 1/mn। ठीक है, यू कैन चेक आउट द प्रीवियस क्वेश्चन कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब हमें Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी। ऑलराइट, तो अब ये जो Sn का फॉर्मूला है, इसमें हमें mn टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह आ जाएगा mn। जो भी सब्सक्रिप्ट में लिखा होता है वो n की वैल्यू होती है। a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, n यहाँ पे भी mn आ जाएगा क्योंकि mn टर्म्स का सम निकालना है, d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब इंटरनली 1/mn जो है दोनों टर्म्स के पास आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लिया, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। हाफ अंदर बचा mn एंड 2 माइनस 1 इज 1 प्लस का। तो यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ mn टर्म्स क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ mn प्लस 1।
सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव इट। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, टर्म भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है। ऑल राइट, सो नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 of our class. If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term of an AP, show that its m plus nth term is 0. ऑलराइट, हम इसकी m plus nth टर्म को 0 करना है। m टाइम्स द mth टर्म, तो अगर हम टर्म की बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्म? सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होता है हमारा टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब उन्होंने बोला mth टर्म को हम m टाइम्स कर रहे हैं, मींस mth टर्म को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स के। मतलब nth टाइम को n से मल्टीप्लाई किया, mth टर्म को m से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। mth टर्म क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑल राइट, नाउ सॉल्व इट। डी को मल्टीप्लाई करते हैं पहले अंदर, अब m को इंटरनली मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सारी की सारी टर्म्स को एक तरफ लेके चलते हैं। एम ए के साथ मैं एन ए लिख रही हूँ क्योंकि ए वाली टर्म्स है। माइनस डी एम प्लस डी एन प्लस डी एन स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर is equals to 0. Now we have to simplify it. Now how we simplify, that should be the main step. अब इसमें से a कॉमन अगर आ जाता है तो we are left with m minus n। इसमें से अगर हम माइनस डी कॉमन लेते हैं तो we are left with m minus n, और इसमें से हम अगर d कॉमन लेते हैं तो we are left with m square minus n square is equals to 0. ऑलराइट, तो ये तो सिंप्लीफाई समझ में आ गया। अब ये वाला जो ब्रैकेट है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम माइनस एन एम प्लस एन। ऑलराइट, तो ए टाइम्स एम माइनस एन, एंड इसको हमने ब्रेक कर लिया फैक्टर्स में, m माइनस एन m प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ओवरऑल देखें तो m माइनस एन सब में कॉमन आ रहा है। m माइनस एन हमने बाहर ले लिया, वी आर लेफ्ट विद a माइनस डी प्लस इधर d के साथ ये बचा। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके जाते हैं, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो वी आर लेफ्ट विद दिस। हमने यहां से d कॉमन ले लिया प्लस d, तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 1 प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, a प्लस डी, ऐसे लिख देते हैं a m प्लस n माइनस 1। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इससे हम ए एंड डी की पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट एक रिलेशन हमारे पास आया है। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या शो करना था? शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, ये हमें शो करना था। तो अब हम निकालते हैं इसमें m प्लस nth टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस जो भी n की वैल्यू सब्सक्रिप्ट में लिखी हुई होती है m प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी।
एपी तो सेम ही है तो एओटी तो सेम ही रहने वाले हैं। तो अगर हम ये देखें, इक्वेशन 1 को देखें और इसको देखें, बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 0। तो एम एन टर्म कितनी आ गई, 0 आ गई। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही शो करना था कि जो m प्लस एन टर्म है वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। So this is how we have proved this question. All right. So now let's move towards the next question. Next question is if x plus 2, this 1 upon x plus 3 and 1 upon x plus 5 are in AP, then we have to find the value of x. तो अगर ये टर्म्स AP की हैं, ये 1 upon x plus 2, 1 upon x plus 3, 1 upon x plus 5, ये AP में है, तो लेट्स सी कि ये कॉन्सिक्यूटिव है, तो इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें रिलेशन पता है कि इफ ABC आर इन AP, तो क्या रिलेशन होता है, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, B है हमारा 1 अपॉन x प्लस 3, A है हमारा x प्लस 2 1 अपॉन, और C कितना था, x प्लस 5। हमें इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इधर और ये आपस में, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में, 2 अपॉन x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 7, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब कुछ कैंसिल वगैरह तो हो नहीं रहा है, तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया इधर शिफ्ट, और ये हो गया इधर शिफ्ट, तो ये हो गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स 7 इज 14x, एंड 2 टाइम्स 10 इज 20। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21। ऑलराइट, तो अब ये इधर प्लस का यहां जाके हो जाएगा माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, 14x माइनस 13 is 6x एंड 20 माइनस 1 इज माइनस 1। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें 3 टर्म्स AP में दी हुई थी, ये 1 अपॉन x प्लस 2, 1 अपॉन x प्लस 3, 1 अपॉन x प्लस 5 AP में दे रखी थी, और हमें क्या फाइंड करना था, x। तो हमें पता है कि जब 3 टर्म्स AP में होती हैं तो हम ये वाला रिलेशन फॉलो करते हैं, हमने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया और हमने x की वैल्यू निकाली 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो टुडे वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी AP के हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप, एंड मैंने आपको पहले बताया था एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन कि इस सेशन के अंदर हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डेडिकेटेड रहेंगे जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। आई होप सो दैट कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। वी हैव कंप्लीटेड द 5th चैप्टर ऑफ NCERT ऑल्सो, ठीक है। तो हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक यूनिट कर लिए, 2 यूनिट्स हमारी बेसिकली कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमारा जो यूनिट 2 था
एलजेब्रा एपी उसका लास्ट चैप्टर है। तो टोटल 20 मार्क्स एंड नंबर सिस्टम के 6 मार्क्स। तो आउट ऑफ 80 वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर 26 मार्क्स। ऑलराइट, तो 26 मार्क्स हम गेन कर चुके हैं अभी तक अपने 80 मार्क्स के अंदर। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आप री प्रैक्टिस करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और एग्जाम में आपके 26 मार्क्स इधर तक पक्के हो जाएं। तो नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए इन्हीं सारे चैप्टर्स की तरह हेल्पफुल रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू।